एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरे साथ टारगेट जुडिशरी चैनल। इस चैनल पे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन द पार्टीज. A consideration can be supplied only by the parties to contract. The C option है the contract can be enforced only by a civil and a private action. और D option है only parties to the contract can sue and be sued upon the contract. तो आपका इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि पार्टीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को सू कर सकती हैं और एक पार्ट मतलब उनके पास सू करने की पावर भी है और दूसरी पार्टी उनको भी सू कर सकती है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक रूल स्टैब्लिश करता है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। तो मेनली जितने भी ऑब्लिगेशन और राइट अराइज होते हैं वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और किसी के नहीं होते। स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज़ से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड इन द केस ऑफ ट्विडल वर्सेज एटकिंसन, बी जॉर्डन वर्सेज जॉर्डन, सी इज प्राइस वर्सेज ईस्टर्न, डी इज एटले वर्सेस बैकहाउस। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन से केस में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई की गई थी। तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई की गई थी सबसे पहले ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस में। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन है कि ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ के अलावा कोई थर्ड पर्सन है वो एनफोर्स नहीं करवा सकता कॉन्ट्रैक्ट को। और रीज़न दिया हुआ है इसमें कि ही इज़ नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सो ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट, राइट। तो इसमें जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं कि दोनों ही ट्रू हैं ये, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। बी ऑप्शन है कि दोनों ट्रू है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी है कि दोनों एक ट्रू है बट आर फॉल्स है। और ए है, डी ऑप्शन है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये तो आपको उस पिछले वाले एक्सप्लेनेशन से भी क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि वो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ नहीं है इसलिए वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है स्ट्रेंजर, राइट। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स द प्रॉमिस, बी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द प्रॉमिस, सी है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हैज़ नो राइट, और डी है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन विल बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ए सब ऑप्शंस को हम अच्छे समझते हैं तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें ए ऑप्शन कह रहा है कि कंसिडरेशन के का जो स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिस को एनफोर्स करवा सकता है। बी कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस को एनफोर्स करवा सकता है। सी है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के पास कोई राइट नहीं होता। और डी है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन ही स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो पर्सन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए, द पर्सन हु डज नॉट प्रोवाइड कंसिडरेशन इवन दो ही मे और मे नॉट बी अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, सच पर्सन इज नोन एज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कंसिडरेशन नहीं दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर उसने कंसिडरेशन नहीं दी, तो ऐसे पर्सन को हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कहेंगे। और ऐसे पर्सन के पास राइट टू सू होता है
विद रिस्पेक्ट टू हिज राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और ये बात बोली गई थी चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में। तो उसी से ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाता है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स अ प्रॉमिस। तो इसके लिए रेलिवेंट केस लो आप लिख लीजिए, चिन्नैया वर्सेस रमैया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये केस मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन जो जिसमें कहा जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो स्ट्रेंजर है वो प्रॉमिस को एनफोर्स करवा सकता है, गलत है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहता और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर सी ऑप्शन ए वाले की एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा और डी ऑप्शन जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग बात है, तो ये एक ही चीज़ नहीं है। देयरफॉर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ let's come on question number 5. It says a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other party from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or any other person has been defined under which section. तो contract of indemnity ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है ये आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसमें डिफाइन है, ये सेक्शन नंबर 124 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते किसे हैं? देखिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर उसको कोई लॉस अगर होता है, ठीक है, किसके कंडक्ट से, प्रॉमिसर के कंडक्ट से या फिर किसी दूसरे पर्सन के कंडक्ट से, तो उसको वो उस लॉस को वो पूरा करेगी, फुलफिल करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जैसे LIC ने से आपने इंश्योरेंस ले लिया तो अगर कोई लॉस आपको अगर होगा तो LIC आपको वो मनी प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपके लॉस की भरपाई करता है। तो इसीलिए ये वो वाले जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही होते हैं जो कि सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है श्योरिटी किसे कहते हैं। श्योरिटी इज अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, बी हु गिव्स द गारंटी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो श्योरिटी कौन सा पर्सन है? श्योरिटी देखो इंडेमनिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2 पार्टीज होती है, पर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी होती है, ठीक है। कौन कौन होता है कि श्योरिटी जो है वो पर्सन होगा बेसिकली जो गारंटी देता है, ठीक है, जिसके द्वारा गारंटी दी जा रही है। बाकी हम क्योंकि और भी क्वेश्चन है तो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द ऑल द पार्टीज ऑफ द दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही पर होगा हमारा, क्योंकि श्योरिटी वो पर्सन है जो गारंटी दे रहा है। आप इसी तरह के क्वेश्चंस और भी अच्छे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें पोल वगैरह रहता है तो आपको उससे बहुत इजी होगा, आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसमें भी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गारंटी पूछा गया है, गारंटी किसे कहते हैं। तो ए गारंटी इसमें पूछा डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू गारंटी, तो यू नीड टू आंसर दैट। ए गारंटी हैज़ टू बी इन राइटिंग, कैन बी ओरल और इन राइटिंग, डी इज़ आइदर ए और बी। तो गारंटी का क्या ज़रूरी है कि उसको राइटिंग में ही होना चाहिए या फिर वो ओरल भी हो सकती है या दोनों हो सकती है या इन दोनों में से कोई भी एक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि गारंटी हमेशा राइटिंग में ही होती है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज ए कंडीशनल ऑन डिफॉल्ट, बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिफॉल्ट, सी कैन बी कंडीशनल एंड कैन बी डिपेंडेंट, और डी है आइदर ए और बी। तो श्योरिटी की लायबिलिटी यानी कि जैसे जिस पर्सन ने गारंटी दी है तो उसकी लायबिलिटी क्या डिफ़ॉल्ट पर कंडीशनल, डिफ़ॉल्ट का पर कंडीशनल का मतलब है कि अगर
देखिए एक्चुअली एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है और एक श्योरिटी होता है। अब प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, मतलब जिसने डेट लिया है उसके बिहाफ पर श्योरिटी गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपना ये जो भी लोन ले रहा है, डेट ले रहा है, उसको नहीं दे पाता तो उसकी जगह श्योरिटी लाइबल होगा और वो उसको मनी पे करेगा, ठीक है, लोन का अमाउंट पे करेगा। तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंडीशनल ऑन डिफ़ॉल्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एज पर सेक्शन नंबर 128 लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। उसको हम डिटेल में अभी आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं विद केस लॉस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें कहा है कि अ वैलिड गारंटी कैन बी गिवन ओनली इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेटर, सॉरी यहाँ पे डिबेट की जगह डेट आएगा, ये टाइपिंग एरर है। ओनली इफ देयर इज प्रिंसिपल डेट, ऊपर में है कि नो प्रिंसिपल डेट, बी में है कि इफ ओनली इफ देयर इज प्रिंसिपल डेट, और सी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेट, और डी है बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो वैलिड गारंटी अभी हमने देखा कि श्योरिटी गारंटी जब दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि एक प्रिंसिपल डेटर ने डेट लिया हुआ है। तो अगर डेट ही नहीं होगा तो वैलिड गारंटी किस बात की, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसका ये क्वेश्चन कहता है कि सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी द लॉसेस कॉज्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट, लॉसेस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, लॉसेस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटी, एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको बताना है कि जो इंडेमिनिटी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से लॉसेस कवर हो रहे हैं। क्या ह्यूमन कंडक्ट के जो लॉसेस हैं वो कवर होते हैं, या लॉस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट कवर होता है, नेचुरल कैलेमिटी से अगर लॉस हो जाता है तो क्या वो 124 में कवर हो रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन नंबर 124। इसको मैं रीड कर रही हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, ठीक है। तो बेयर एक्ट की रीडिंग से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो लॉस है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा अगर कंडक्ट किया जाता है तभी उसको इंडेमिनिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है 124 में, अदरवाइज नॉट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये देखा जाए तो 124 की ये लिमिटेशन है। इसमें एक्सीडेंट के द्वारा जो लॉस अगर हो सकता है भाई, नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा भी हो सकता है। तो ऐसे लॉसेस को इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाना चाहिए, बट वो कवर नहीं होते हैं। तो ये इट इज़ काइंड ऑफ अ लिमिटेशन। पर इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसमें ये भी कवर होता है। तो ये एक तरह से ये डिफरेंशिएशन का पॉइंट भी बन जाता है आपका इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ का, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। रीज़न क्या है कि एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट वेरिएंस, ठीक है। तो यानी कि पहले हमने बताया कि जो असर्शन में है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी और प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी साथ साथ चलती है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, केसेस के नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला केस है सुंदर सिंह वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का केस। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। और सिमिलर लाइंस पर एक केस और है, श्रीमती अनिल कौर वर्सेस हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, 2011 का केस है ये, ठीक है। और इसका जो रीज़न इन्होंने बताया कि क्योंकि अगर बिना श्योरिटी की कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई भी चेंज आता है तो
उसी टाइम फिर जो आपका ये श्योरिटी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंसेंट से वो चेंज नहीं आया है, दैट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट गिवन बाय द प्रिंसिपल डेटर और द क्रेडिटर, राइट। तो इन दोनों के बीच का आपसी मामला है, श्योरिटी को क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया गया तो इसलिए वो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए और ये जो असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ये असर्शन, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम रोज़ अपडेट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। टेलीग्राम के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, और बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।